ठीक है, फर्दर लिखो, बाकी रिपीटेड है, आप जगह जगह लिख चुके हैं। वो है नेक्स्ट रोस्टिंग। याद करो मेटलर्जी को। आपको मालूम है कि सल्फाइड की रोस्टिंग करें अगर, नॉन मेटल्स के साथ करना है इनको। अच्छा अभी करते हैं, रोस्टिंग लिख लो, बता देता हूं बाद में। रोस्टिंग लिखो, FeS2 प्लस O2, इससे बनता है Fe2O3 प्लस SO2। ZnS प्लस O2, इससे बनता है ZnO प्लस SO2। PbS प्लस O2, PbO प्लस SO2। ये सारी रिएक्शन रोस्टिंग में आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। सल्फाइड ओर के कंबशन से या रोस्टिंग से ऑक्साइड और SO2 बनता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, रिएक्शन विद मेटल्स, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन इनडायरेक्टली आप लिख चुके हैं। जैसे हम स्टार्ट करें 17th ग्रुप से, तो 17th ग्रुप में फ्लोरीन की रिएक्शन ऑक्सीजन से आसानी से होती है, और डिपेंड करता है अमाउंट पे। OF2 और F2O बनता है, दो प्रोडक्ट बनते हैं, आप दोनों लिख सकते हैं, OF2 और O2F2। डिपेंड करता है कि आपके पास ऑक्सीजन कितनी है। लिमिटेड ऑक्सीजन है तो OF2 बन जाएगा, एक्सेस में है तो O2F2 बन जाएगा, पेरोक्साइड बॉन्ड होगा O2F2 में। बट आपको ये मालूम है कि OF2 ज्यादा स्टेबल होता है O2F2 से। दूसरा, अगर क्लोरीन रिएक्ट करता है तो कई प्रोडक्ट बनते हैं डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट, Cl2O, Cl2O3, Cl2O5 और इवन Cl2O7, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हेलोजन्स के ऑक्साइड में पढ़ेंगे, इनका डिटेल बाप आगे, हेलोजन के ऑक्साइड्स में। नेक्स्ट देखो, ये तो बात हुई 17th ग्रुप की। नाउ 16th ग्रुप में नॉन मेटल जैसे सल्फर, सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएं तो SO2 मिलता है, SO3 नहीं, SO2। 15th ग्रुप में आप जानते ही हैं, फॉस्फोरस की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएं, ये तो डिपेंड करता है अमाउंट पे, P4O6 भी बनेगा और फिर बाद में P4O10 बन जाएगा अगर O2 एक्सेस में है तो। 15th ग्रुप में ही नाइट्रोजन भी है, बट नाइट्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ बहुत डिफिकल्ट रिएक्शन है। यू नीड प्लेटिनम कैटालिस्ट एंड अबाउट 2000 केल्विन टेम्परेचर। बहुत ही डिफिकल्ट रिएक्शन है क्योंकि N2 मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट इनर्ट होता है, ट्रिपल बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो N2 प्लस O2 की रिएक्शन से NO बनता है। हाँ, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है, बिल्कुल ठीक है, NO बनता है। तो ये रिएक्शन हुई 15th ग्रुप की। 14th ग्रुप में आप जानते ही हैं, कार्बन को बर्न कर दो ऑक्सीजन के साथ, कोक को बर्न कर दो तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है।
बट O2 एक्सेस में चाहिए, ध्यान रखना। अगर लिमिटेड O2 है तो क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर लिमिटेड O2 है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो ये मैंने ग्रुप नंबर 17 से चल के 14th ग्रुप तक की बात कर दी नॉन मेटल्स में। बस यही रिएक्शन आती हैं। बोरॉन डायरेक्ट कंबाइन नहीं करता O2 से, और एल्यूमिनियम मेटल कैटेगरी में काउंट होता है। एल्यूमिनियम O2 से रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट बहुत ही वास्ट रिएक्शन है, वो है कंबशन। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भरी पड़ी है कंबशन रिएक्शन, इसलिए मैं जनरलाइज्ड फॉर्म लिख रहा हूं उनकी। CaHb A+B/4O2। ये आपने मोल कंसेप्ट में भी लिखी होंगी रिएक्शंस। A मोल CO2 बनेगा, B/2 मोल H2O बनेगा। ये हाइड्रोकार्बन का कंबशन है। अगर मान लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन भी है तो यहाँ पे A+B/4 -C/2 करो, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ आ गई। ये ऑक्सीजन के साथ है। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान देना कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है और इसको बर्न करें तो कार्बन तो CO2 में आएगा, हाइड्रोजन H2O में आएगा, और सल्फर किस में आएगा? सल्फर SO2 में आएगा, नॉट इन SO3, नॉट इन SO3। ये आप जानते हैं कि SO2 को SO3 में बदलने के लिए एक कैटालिस्ट की जरूरत पड़ती है, डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो सल्फर के कंपाउंड को बर्न करें तो आपको SO2 मिलेगा। फर्दर एक और इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जो 17th ग्रुप में NCERT में आपको मिलेगी, वो ये है HCl को आप डायरेक्ट O2 से रिएक्ट कराएं। CuCl2 कैटालिस्ट की प्रेजेंस में नियरली 700 केल्विन टेम्परेचर पे आपको क्लोरीन गैस मिलती है। ये क्लोरीन गैस प्रिपरेशन का मेथड है, इसको कहते हैं डेकन्स प्रोसेस। राधिका ने ठीक आंसर किया। ये है डेकन्स प्रोसेस। और एक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। बता सकता है कौन है, क्या कौन सा प्रोसेस है ओस्टवाल्ड? ओस्टवाल्ड प्रोसेस आप पढ़ चुके हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। HNO3 बनता है आगे, बट अमोनिया का ऑक्सीडेशन करें तो आप सबसे पहले बनाते हैं NO। यू नीड प्लेटिनम कैटालिस्ट, प्लेटिनम कैटालिस्ट। ठीक है, प्लेटिनम कैटालिस्ट अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस होता है। टेम्परेचर याद ना हो कोई बात नहीं।
ये प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन याद करने की जरूरत नहीं है। जहां तक मेरी मेमोरी में आ रहा है लगभग 800 होता है। तो टेम्परेचर तो स्पीड बढ़ाने के लिए लेते हैं। अच्छा, 500 केल्विन लिखा है। 500 केल्विन, ठीक है, याद होना चाहिए आपको। मेरी तो याद नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है 800 900 के आसपास। चलो कोई बात नहीं, ये टेम्परेचर कोई पूछता नहीं, याद है तो बहुत अच्छी बात है। बट आपसे कभी टेम्परेचर नहीं पूछा जाएगा, कैटालिस्ट याद रहना चाहिए। यू मस्ट रिमेंबर कैटालिस्ट। तो ये ऑक्सीजन की रिएक्शंस हैं जिनमें कंबशन भी ले लिया, एक तरह से HCl का कंबशन है, अमोनिया का कंबशन है, ये सब। O2 आप जानते हैं नॉन कंबस्टिबल गैस है। O2 नॉन कंबस्टिबल गैस है बट इट हेल्प्स इन कंबशन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पे बता दूं, जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, ऑक्सीडाइजिंग पावर, वो नेसेंट ऑक्सीजन और O2 में कोई कंपैरिजन नहीं है। नेसेंट ऑक्सीजन और O2 में कोई कंपैरिजन नहीं है। नेसेंट ऑक्सीजन की ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू O2। कैसे होती है, एक एग्जांपल से बता देता हूं आपको। आपको अभी अमोनिया के ऑक्सीडेशन के लिए आपने टेम्परेचर लिखा, आपको याद है, बहुत अच्छा है, 500 केल्विन टेम्परेचर लिखा। O2 के साथ रिएक्शन कराई, प्लेटिनम कैटालिस्ट है, तब ये NO बना। अगर मैं आपको ये पूछूं, और आप ऑलरेडी कर चुके हैं, कि इसमें मैंने ऐड कर दिया CuO, कोई कैटालिस्ट नहीं चाहिए, कोई कैटालिस्ट नहीं चाहिए, तो भी अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्यों हो जाता है ऑक्सीडेशन अमोनिया का? विदाउट एनी कैटालिस्ट। तो पॉइंट ये है कि जो CuO है, इट इज द सोर्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। तो नेसेंट ऑक्सीजन की ऑक्सीडाइजिंग पावर O2 से बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये बात हुई सारी ऑक्सीजन के बारे में। नाउ राइट डाउन, ऑक्सीजन का यूज अपनी डेली लाइफ में तो आप लिख ही सकते हैं। ग्लूकोज का कंबशन लिख लोगे, C6H12O6 प्लस O2, CO2 बनता है और H2O बनता है, 6O2 6CO2 6H2O।
ओके, तो ये तो पहली ऑक्सीजन की बात हुई। नाउ राइट डाउन सेकंड कंपाउंड O3, ओजोन। O3, कोई और रिएक्शन मिसिंग हो, किसी को याद आ रही हो, जो बच्चे पढ़ चुके हैं? O3 की कोई स्पेशल रिएक्शन अगर छूट रही हो बताओ। ओके, नेक्स्ट लिखो। CuFeS2 मेटलर्जी में तो लिख चुके हैं, जरूरी थोड़ी है सारी रिएक्शन लिखना जो आपने लिखी ना हो। CuFeS2 का ऑक्सीजन के साथ रोस्टिंग की तो और भी कई रिएक्शन है, मेटलर्जी में आप सारी लिख चुके हैं। चलो ठीक है, आगे करते हैं। सारी रिएक्शन कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट लिखो O3। क्या O3 को O2 का एलोट्रोप कह सकते हैं? इज इट एन एलोट्रोप ऑफ O3? O2 सॉरी। आंसर है यस। एलोट्रोप की डेफिनेशन है सेम एलिमेंट इन डिफरेंट बॉन्डिंग। बिल्कुल ठीक कहा यशवीन ने, सेम एलिमेंट इन डिफरेंट बॉन्डिंग। O3 के दो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। O3 के दो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं बिल्कुल इक्विवेलेंट, 100% सेम। इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होते हैं O3 के, इसलिए ये दोनों O बॉन्ड लेंथ बिल्कुल बराबर होती हैं। दोनों O बॉन्ड लेंथ बिल्कुल बराबर होती हैं। ये है रेजोनेंस हाइब्रिड। दोनों O बॉन्ड लेंथ बिल्कुल बराबर होते हैं, सिंगल बॉन्ड से कम, डबल बॉन्ड से ज्यादा, बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, राइट डाउन प्रिपरेशन ऑफ O3। प्रिपरेशन कैसे करते हैं O3 की? प्रिपरेशन ऑफ O3, तो आपके पास है O2 और आप पहले भी लिख चुके हैं साइलेंट इलेक्ट्रिक आर्क चाहिए, स्पार्क फ्री। साइलेंट इलेक्ट्रिक आर्क चाहिए और बहुत ही स्लो O2 पास करें उस इलेक्ट्रिक आर्क के बीच से, तो ये O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। रियलिटी में ये प्योर O3 नहीं होता, क्योंकि पूरा O2 O3 में नहीं बदल पाता। दूसरा, O3 स्पॉन्टेनियसली अपने आप O2 में ब्रेक हो जाता है, स्पॉन्टेनियसली ब्रेक होता है। तो रियलिटी में आपको O3 और O2 का मिक्सचर मिलता है।
इसका नाम है ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। आप समझ गए होंगे इसके नेम से कि इस मिक्सचर में कौन ज्यादा होता है। O2 ज्यादा होता है, तभी तो कहते हैं ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। ऐसी ऑक्सीजन जिसमें O3 मिक्स हो गया हो, तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में O3 बनता है। जितनी भी O2 आप पास कर रहे हैं उसका नियरली ये समझ लें कि 5 to 10% O3 में कन्वर्ट होता है। 5 to 10%। इतना कम कन्वर्जन होता है। तो आपको O3 मिलेगा बहुत स्मॉल अमाउंट में, और O3 के साथ O2 हमेशा रहेगा। कैसे हमेशा रहेगा? क्योंकि O3 अपने आप O2 में टूट जाता है। दूसरा मेथड याद करो आप, NaOH में अभी आप लिख चुके हैं रिसेंटली, अगर फास्फोरस की रिएक्शन NaOH से कराएं तो क्या होगा, सल्फर की रिएक्शन NaOH से कराएं तो क्या होगा, डिस्प्रपोर्शनेशन होगा। ऑलरेडी मैंने आपको इकट्ठा बता दिया था सारा। डिस्प्रपोर्शनेशन होगा। क्लोरीन की रिएक्शन NaOH से कराएं तो क्या होगा, डिस्प्रपोर्शनेशन होगा। याद नहीं है तो बार बार लिखते रहो, याद हो जाएगा। काम की चीज ये है कि ये सब रिडॉक्स रिएक्शंस हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन होगा। ये हॉट एंड कंसंट्रेटेड होना चाहिए। थर्ड केस में दो अलग अलग रिएक्शंस पॉसिबल हैं, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन है। काम की चीज ये है। बट क्लोरीन की जगह अगर फ्लोरीन आ जाए देन व्हाट विल हैपन? एनसीईआरटी के रिडॉक्स चैप्टर में ये रिएक्शन मिलेगी। रिडॉक्स चैप्टर में 16th ग्रुप में नहीं लिखी उन्होंने, रिडॉक्स में लिखा है इसको। बताओ, लाइकवाइज F2 की रिएक्शन अगर वाटर से करा दें तो क्या होगा? ये आपको मालूम है, Cl2 की रिएक्शन वाटर से करा दें तो HCl और HOCl बनता है। ये आप लिख चुके हैं वाटर में। अगर बेस को डाल दें इसमें तो क्या बनता है? NaOH डाल दें तो क्या बनता है? तो NaF बनता है, OF2 बनता है, H2O तो बनेगा ही बनेगा, साथ में O2 लिबरेट होगी। पॉइंट ये है कि फ्लोरीन इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन कर रहा है। इसी तरह से H2O में भी होता है, वाटर भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। वाटर भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, और HF के साथ साथ O2 एंड O3 दोनों मिलते हैं। इस मिक्सचर का नाम है ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। O3 कम होता है, O2 ज्यादा होता है। इस मिक्सचर का नाम है ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन।
तो ये ऑक्सीजन बनाने के तरीके हैं, और किसी तरीके से ऑक्सीजन नहीं बनता। O3, सॉरी, O3 बनाने के तरीके हैं। O3 ओजोनाइड ऑक्सीजन बनता है, O3 मिक्स फॉर्म में बनता है, प्योर फॉर्म में O3 नहीं मिलता, प्योर फॉर्म में O3 नहीं मिलता। प्योर O3 चाहिए तो क्या करना पड़ता है? इफ यू नीड प्योर O3, व्हाट वी डू? तो इन दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा, इन दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा प्योर O3 के लिए। और इसके लिए एक स्पेशल स्पेशल एपरेटस होता है जिसका नाम है ओजोनाइजर। ओजोनाइजर के थ्रू पास करते हैं तो आपको प्योर O3 मिलता है, फिर O2 O3 सेपरेट हो जाता है। Okay, write down properties. Properties. O3 अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, O3 अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, और एक मिनट, इसको ऐसे लिखो, O3 अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। अनस्टेबल क्यों है? अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि इस रिएक्शन का डेल्टा एस पॉजिटिव है और डेल्टा एच निगेटिव है, और आपको मालूम है कि ऐसी रिएक्शंस एक मिनट, देवांश क्या बोल रहा है? देवांश बेटा थोड़ा प्रैक्टिस करो, याद आ जाएगा। क्लोरीन और NaOH की रिएक्शन अगर ये हॉट और कंसंट्रेटेड है तो NaCl और NaClO3 बनता है। अगर ये NaOH कोल्ड और डाइल्यूट है तो NaCl एंड NaOCl बनता है। थोड़ी प्रैक्टिस करो, आपको याद आ जाएगा। चलो ठीक है, टाइम खराब नहीं करना है आगे। मैं बात कर रहा था इसकी कि O3 अनस्टेबल क्यों है। तो डेल्टा एस पॉजिटिव एंड डेल्टा एच निगेटिव हो जिन रिएक्शंस के लिए, दे आर ऑलवेज स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये अपने आप टूटता है। बट फिर एटमॉस्फेयर में O3 स्टेबल क्यों है? अपर एटमॉस्फेयर में O3 मिलता ही क्यों है? फिर टूट जाना चाहिए सारा का सारा। Nearly 20 kilometer above the Earth's surface, we get O3. हाँ, 22 किलोमीटर डाटा याद है, बहुत बढ़िया। मैं तो इसको ऐसे याद रखता हूं, जैसे O2 लिखते हैं आप तो 2 और 0, O को 0 सोच लेता हूं, तो 20 किलोमीटर एबव अर्थ सरफेस वी गेट O3। मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, नियरली 20 किलोमीटर वी गेट O3। तो मुद्दा ये नहीं है कितनी हाइट पे मिलता है, मैं कह रहा हूं O3 फिर स्टेबल क्यों रहता है अगर ये स्पॉन्टेनियसली ब्रेक हो तो देखो इसकी काइनेटिक्स क्या है। काइनेटिक्स, इसके ब्रेक होने की मैकेनिज्म ये है,
O3 ब्रेक होता है रिवर्सिबली O2 और O में। ये फास्ट इक्विलिब्रियम है। और ये जो O एटम बना नेसेंट, ये देता है 2O2 और ये स्लो है। ये ब्रेक होने की मैकेनिज्म है। इससे रेट लॉ बनाओ, रेट लॉ, रिएक्शन का ऑर्डर निकालो काइनेटिक्स की हेल्प से। तो आपको ये मालूम है कि स्लो स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी किसके बराबर होती है? स्लो स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर के बराबर होती है। स्लो स्टेप में रिएक्टेंट तो O3 और O है, इसका रेट कांस्टेंट मान लें K है। तो ध्यान देना, अब अगर हम इंटरमीडिएट O एलिमिनेट करें तो क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो इसका। इंटरमीडिएट O एलिमिनेट करो, के इक्विलिब्रियम होगा किसके बराबर? O2 O बाई O3। यहां से O की वैल्यू निकाल के इसमें रख दें। O की वैल्यू निकाल के यहां रख दो, तो ये क्या हो जाएगा? के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स अलग कर लो, O3 की पावर 2, O2 की पावर -1। तो ये जो रिएक्शन है ये O3 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर की है और O2 के रिस्पेक्ट में -1 ऑर्डर की है। मतलब ये है कि O2 का फॉर्मेशन ही इसके डिकम्पोजिशन को स्लो करेगा। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कम हो जाएगी जैसे जैसे O2 बढ़ेगा, रेट अपने आप कम होती जाएगी। तो काइनेटिकली ये रिएक्शन स्लो है, काइनेटिकली। इसलिए O3 ब्रेक होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। बट एक और फेवरेबल पॉइंट है। एक फेवरेबल पॉइंट ये है कि जो ये O2 है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में धीरे धीरे O3 में बदलता रहता है। तो O2 दो तरह से हेल्प कर रहा है O3 मेंटेन करने में। एक तो O3 के डिकम्पोजिशन को स्लो कर रहा है, और दूसरा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में O2 O3 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ओवरऑल ये मेजॉरिटी अपर एटमॉस्फेयर में O3 ही मेंटेन रहता है, इवन दो इट इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। तो एक तो O2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर -1 है, और दूसरा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में O2 O3 में बदलता है। इसलिए अपर एटमॉस्फेयर में O2 O3 कंसंट्रेशन मेंटेन्ड है। Being unstable, it is maintained, yet it is maintained, concentration is maintained। बट आप जानते हैं कि O3 का डिकम्पोजिशन कौन कर देता है? कुछ और केमिकल्स हैं, हार्मफुल केमिकल्स हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs कहते हैं इनको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कलर।
इसके कलर अलग अलग होते हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड फेज में डिफरेंट कलर होते हैं। गैस फेज में ये किस तरह की गैस है? पेल ब्लू गैस है ये। लिक्विड में ये कैसा हो जाता है? डार्क ब्लू। और सॉलिड में कैसा हो जाता है? और ब्लू होगा डार्क, ये ब्लू ब्लैक। तो गैस, लिक्विड और सॉलिड फेज में ये डिफरेंट कलर का अपीयर होता है O3। ठीक है, नाउ राइट डाउन केमिकल प्रॉपर्टीज की बात मैं करूं, केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज में O3 को आप ध्यान दें, ये सोर्स है नेसेंट ऑक्सीजन का। इट इज द सोर्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। और जो नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं आप जानते हैं उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कितनी ज्यादा होती है। एनसीईआरटी में बैक में टेबल में रिडक्शन पोटेंशियल दिए गए हैं। अगर आप इस टेबल को देखें, मैं ये टेबल देखता हूं, एक मिनट। इस टेबल में जीनॉन का कंपाउंड मोस्ट एसिडिक है, मोस्ट सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेंट है। इसके बाद फ्लोरीन है, फिर ओजोन है, फिर ओजोन है, और फिर H2O2 है। H2O2 जो आप लिख चुके हैं, H2O2 जो आप लिख चुके हैं। इसके बाद HOCl या NaOCl, फिर MnO4-, फिर डाइक्रोमेट। ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर है जो आपको याद करना है। इससे आपको रिएक्शन लिखने में आसानी हो जाती है। मतलब ये है कि जितनी रिएक्शन आपने H2O2 में लिखी है, H2O2 के नेसेंट ऑक्सीजन की, वो सारी रिएक्शन आप O3 में लिख सकते हैं, सारी रिएक्शंस। ये O3 H2O2 से भी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट है। और जितनी रिएक्शन हम O3 में लिखेंगे उससे ज्यादा रिएक्शन F2 में लिखेंगे। O3 वाली तो लिखेंगे ही लिखेंगे, कुछ एडिशनल भी लिखेंगे। तो ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर आपको याद रहना चाहिए। जरा याद करो आप, H2O2 को मैं इकट्ठा लिख रहा हूं, सल्फाइड को सल्फेट में कन्वर्ट करना, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना, आर्सेनाइट को आर्सेनेट में कन्वर्ट करना। ये सारी रिएक्शन H2O2 में लिख चुके हैं, मैं वही लिख रहा हूं। स्टेनस को स्टेनिक में कन्वर्ट करना, फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करना, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में। हेलोजन में जैसे हेलाइड है, मेनली आयोडाइड की रिएक्शन आती है, तो आयोडाइड को आयोडीन में।
ठीक है, ये सारी रिएक्शन आप बैलेंस लिख सकते हैं अपने आप या मैं लिखूं? क्या इन सब को बैलेंस्ड फॉर्म में आप खुद लिख सकते हैं? चलो ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। कई बच्चे रिलक्टेंट हैं, कुछ बोलना नहीं चाहते, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे फेरस आयन को फेरिक में बदलना है, फेरस आयन को फेरिक में बदलने की बात मैं कर रहा हूं। तो ये ऑक्सीडेशन करना है, और O3 को मैं O2 में बदलने की बात कर रहा हूं, O3 को O2 में बदलने की बात कर रहा हूं। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए आपको यहां H2O दिखाना पड़ेगा, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए यहां 2H प्लस दिखाना पड़ेगा, और चार्ज बैलेंस करने के लिए गेन दिखाना पड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन का। ये हो गई रिडक्शन रिएक्शन, ये हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इन दोनों को ऐड कर लो, इसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, तो हो जाएगा 2Fe2 प्लस O3 प्लस 2H प्लस, क्या बन गया 2Fe3 प्लस और O2 प्लस H2O। देखो बैलेंस्ड है कि नहीं। तो ये तो मैंने आयन वाले केस बैलेंस कर दिए। दो तरह के हैं इसमें, ध्यान देना। एक तो ये आयन मैंने लिखे, ये इसमें चला गया, इसमें चला गया। एक केवल ऑक्सीजन का गेन दिख रहा होगा आपको, ऑक्सीजन के गेन से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, उसमें ये नेसेंट ऑक्सीजन दिखा के दिख देंगे। जैसे मान लो NaNO2 ले लिया, NaNO2 को नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए, क्या बन जाएगा NaNO3, और O3 नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है, बस ऐड कर लो दोनों को। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, लिख लोगे सारे केस, बाद में टेस्ट में आएगा ये मत कहना ये रिएक्शन तो बताई नहीं थी। आप लोग दिमाग का इस्तेमाल कम करते हो, पहले यही सोचते हो क्या बताया था, अब जो बताया था वो भी दिमाग में रह जाए तो बड़ी बात है। चलो देखो, मैं एक अननोन रिएक्शन देख रहा हूं, देखें आप लोगों में से कितने कर पाते हैं। K4FeCN6 O3 से रिएक्ट अगर करे, क्या बन सकता है? मेजर मेजर प्रोडक्ट लिखने हैं, H2O, OH आयन या H प्लस नहीं लिखना, बैलेंसिंग में वो अपने आप आ जाएंगे। अगर वो कहें एसिड मीडियम में बैलेंसिंग करनी है तो H2O H प्लस यूज करेंगे,
अगर वो कहें रिएक्शन एल्कलाइन मीडियम में हो रही है तो H2O और OH यूज करेंगे, वो तो बेसिक बात है बैलेंसिंग की। इससे क्या बनेगा? बिल्कुल ठीक आंसर, इससे बनेगा K3FeCN6। साथ में O2 लिबरेट होगी, O2 लिबरेट होगी और एक जो K रहेगा वो KOH के फॉर्म में अपीयर होगा। पॉइंट ये है इसमें काम का कि आयरन +2 से +3 में चला गया, आयरन +2 से +3 में आ गया। सबको समझ में आ गया? ऐसी कोई अननोन रिएक्शन आ जाए तो लिख लेंगे आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये तो ऑक्सीडाइजिंग पावर की मैं बात कर रहा हूं। O3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है, आपने लिस्ट में देख लिया ऑलरेडी। अब आप अगर प्रिडिक्ट करना हो रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स, अगर मैं आपसे कहूं मेटल्स के साथ रिएक्शन को प्रिडिक्ट करो, प्रिडिक्ट कर सकते हो आप मेटल्स के साथ रिएक्शंस को? जैसे मान लो बेरियम की रिएक्शन O3 से कराएं, अंदाजा लगाओ क्या बन सकता है? सबसे पहले तो आप यही कहोगे ना कि बेरियम ऑक्साइड बनेगा और O2 बनेगा, सबसे पहले तो यही बोलोगे ना। बट आपको ये मालूम है कि बेरियम ऑक्साइड ऑक्सीजन से फर्दर रिएक्ट कर जाता है, ये दोनों प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। बेरियम पेरोक्साइड पे रुकेगी रिएक्शन जाके, बेरियम पेरोक्साइड पे रुकेगी। समझ में आए कि नहीं? अब यहां थोड़ा रिलेटिव पढ़ेंगे तो याद रहेगा। रिलेटिव कैसे? जैसे PbS की रिएक्शन आपने O2 से कराई, अभी थोड़ी देर पहले लिखी आपने रिएक्शन, जिसका नाम मैंने दिया था रोस्टिंग, SO2 सॉरी, रोस्टिंग आपने ये लिखी। अब अगर मैं कहूं कि O2 की जगह O3 है तो क्या होगा, प्रिडिक्ट करो। तो आप बनाओगे PbO प्लस SO3, SO2 नहीं, PbO प्लस SO3 बनाओगे। बट रियलिटी में ये बेसिक ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड, और ये एसिडिक ऑक्साइड है, ये आपस में रिएक्ट करके किस में आ जाएंगे? PbSO4 में। भाई कैल्शियम ऑक्साइड SO3 मिलाओ, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। जिंक ऑक्साइड SO3 मिलाओ, जिंक सल्फेट बन जाएगा। PbOSO3 मिलाओ, लेड सल्फेट बन गया। ये तो एक एसिडिक है, एक बेसिक है।
आपको मालूम है ना, जो हम बनाते हैं, एक फ्लक्स लेते हैं, एक गैंग लेते हैं तो स्लैग बनता है। एक एसिडिक होता है, एक बेसिक होता है, तब स्लैग बनता है। इन दोनों को लिंक कर पा रहे हो आप? आपसे ये पूछा जाए कि यहां SO2 बनाया, यहां SO3 बनाया, क्यों? क्योंकि O3 नेसेंट ऑक्सीजन देता है। O3 नेसेंट ऑक्सीजन का सोर्स है। तो SO2 को अगर नेसेंट ऑक्सीजन मिल जाए तो वो SO3 में चला जाएगा। कोई कैटालिस्ट नहीं चाहिए। कोई कैटालिस्ट नहीं चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस है, एक और लिखो आप। अगर आप आयोडीन ले लें ड्राई फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में अगर आप आयोडीन ले लें और O3 की रिएक्शन कराएं तो बनता है I4O9। और अगर आप मॉइस्ट आयोडीन ले लें, मॉइस्ट आयोडीन मतलब H2O के साथ, तो क्या बनेगा? प्रिडिक्ट कर सकते हो आप? यशवीर, I2O5 क्यों लगा आपको? I2O5 क्यों लगा? इसलिए क्योंकि आयोडीन की +5 ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। हाँ बिल्कुल ठीक लगा आपने, बिल्कुल सही सोचा। इसमें भी वही है बेटा। इसको अगर आप ब्रेक करें तो इसमें एक तो आयोडीन 3+ आयन है और दूसरा है IO3- होल थ्राइस। एक्चुअल में ये है आयनिक कंपाउंड, और ये दो आयन इसके अंदर हैं। और इस IO3- में आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। और यही रीजन है कि अगर आप H2O ऐड कर दें तो HiO3 बनेगा मॉइस्ट केस में। ये जो IO3- है ये HiO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडीन +5 ऑक्सीडेशन नंबर में आएगा। और प्लस O3O2 में आएगा। फिर O3O2 में आएगा, O2 तो दोनों में आएगा, +O2। तो ये ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम मैं पूछ चुका हूं बॉन्डिंग चैप्टर में आपसे कि I4O9 सॉलिड में आयोडीन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ। I4O9 सॉलिड में आयोडीन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ। तो ये आयनिक सॉलिड है और इसमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट एनायन में डिफाइन हो सकती है, एक सिंगल कैटायन में तो डिफाइन होती नहीं। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगी sp3।
इनफैक्ट कौन कौन से आयन प्रेजेंट होते हैं ये भी पूछा जाता है, तो आप बता सकते हैं यही आयन है। अब बेटा सावन, बेटा फिर से आपको बॉन्डिंग पढ़ाऊं मैं। ये छोटी छोटी बातें आप पूछते ना, इनमें टाइम खराब होता है, क्योंकि आपको कुछ याद ही नहीं रहता पिछला। दिक्कत आपके साथ बहुत बड़ी है। जब भी किसी मॉलिक्यूल में, ध्यान रहे, जब भी किसी मॉलिक्यूल में, मैं ध्यान देना, मैं बॉन्डिंग चैप्टर में भी ये सब बोल चुका हूं कई कई बार, रिडॉक्स में कई कई बार बोल चुका हूं। जब भी किसी मॉलिक्यूल में लाइक एटम एक से ज्यादा हैं, तो प्रॉब्लम दो तरह से पूछी जाती है। या तो वो कहेंगे इंडिविजुअल आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, या फिर वो कहेंगे एवरेज बताओ। अगर एवरेज कहेंगे तो सबको ऐड करके 4 से डिवाइड कर दो, और अगर इंडिविजुअल कहेंगे तो फिर इंडिविजुअल स्ट्रक्चर से निकालो। एनसीईआरटी रेडॉक्स में, एनसीईआरटी रेडॉक्स में ग्रीन बैकग्राउंड में ये थ्योरी लिखी हुई है। उन्होंने लिया है कार्बन सब ऑक्साइड। अब मैं फिर से वही 11th में पहुंच जाऊं, इसलिए सिलेबस बढ़ता नहीं आगे। एक ये एग्जाम्पल लिखा है, एक ये लिखा है Na2S4O6 ग्रीन बैकग्राउंड में, और उन्होंने समझाया है कि दो तरह के क्वेश्चंस इस पे आते हैं। एक इंडिविजुअल कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, और एक एवरेज बताओ। अब मैंने नया तो कुछ बताया नहीं, पहले भी कई कई बार मैं ये सब बता चुका हूं। रिडॉक्स चैप्टर में खोलोगे मिल जाएगा। इंडिविजुअल पूछा जाए तो 0 n+2 हो गई, और एवरेज पूछा जाए तो +2 + 0 + 2/3 एवरेज हो गया। अब आपको कंफ्यूजन कहाँ है? वेयर इज द कंफ्यूजन? प्रॉब्लम क्या है? नहीं, अब ओके बोलने का क्या फायदा, ये कई कई बार तो आप सुन चुके हैं। एक दो हफ्ते बाद फिर आप उसी पोजीशन पे पहुंच जाओगे। कितनी बार तो आपको बेटा ये सब बता चुके हैं, गिनती नहीं। तो I4O9 सॉलिड में, I4O9 सॉलिड है आयनिक सॉलिड, और आयनिक सॉलिड में एनायन है IO3-, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट डिफाइन हो सकती है। ठीक है, ओके चलो। अब मैं सिमिलर ड्राई और इसकी बात हुई ना, तो एक और रिएक्शन देता हूं आपको, एक और प्रॉब्लम देता हूं। मान लीजिए आपके पास ड्राई सल्फर है, और दूसरे केस में मान लीजिए आपके पास मॉइस्ट सल्फर है। आप प्रिडिक्ट करो क्या बनेगा, प्रिडिक्ट करो क्या बनेगा।
पहले केस में बनेगा SO3 प्लस O2, सेकेंड केस में क्या बनेगा बता सकते हो? हाँ, सावन ने बिल्कुल ठीक आंसर किया। इस केस में बन जाएगा H2SO4 प्लस O2। सबको समझ में आ गया ये कैसे लिखा हमने? कुछ भी नया नहीं कर रहे, जो आयोडीन के साथ सोचा था वही हमने सल्फर के साथ सोच लिया। आयोडीन 17th ग्रुप में था, सल्फर 16th ग्रुप में है। चलो एक और ले लेते हैं, 15th ग्रुप का फास्फोरस ले लेते हैं। अगर मैं सेम केस फास्फोरस के साथ लिखूं, मान लीजिए आपके पास ड्राई फास्फोरस है, और फिर एक बार मैं लिखूं मॉइस्ट फास्फोरस है, प्रिडिक्ट करो क्या बनेगा? बिल्कुल ठीक है। पहले केस में बनेगा P4O10 प्लस O2, और सेकेंड केस में बनेगा H3PO4 प्लस O2। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं कि O3 की ऑक्सीडाइजिंग पावर कितनी है। P4 सीधा P4O10 में रुक रहा है, S8 सीधा SO3 में जा रहा है, SO2 नहीं, SO3। तो आप समझिए कि O3 की ऑक्सीडाइजिंग पावर कितनी है। और O3 की ऑक्सीडाइजिंग पावर कौन से मीडियम में ज्यादा होती है? एल्कलाइन मीडियम में। एल्कलाइन O3 न्यूट्रल O3 से ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग होता है। इसका एक एग्जाम्पल लिख लो, बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है यही, आयोडीन वाला, आयोडाइड वाला। अगर आप KI की रिएक्शन न्यूट्रल मीडियम में कराते हैं O3 के साथ, तब तो आयोडीन लिबरेट होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर KI की रिएक्शन आप एल्कलाइन मीडियम में कराते हो O3 के साथ, एल्कलाइन मीडियम में, तो KiO3 एंड KiO4 का मिक्सचर बनता है इनफैक्ट। इसमें मेजर KiO3 ही होता है। आपको मालूम है कि आयोडीन की +5 ज्यादा स्टेबल है, +5 ऑक्सीडेशन नंबर। तो रिएक्शन आयोडीन पर नहीं रुकती फिर। तो इसके ज्यादा केस नहीं लेने, ये आयोडीन आपके सिलेबस में, इसलिए मैं बता रहा हूं।
एक और इंपॉर्टेंट टर्म यूज होता है O3 में, वो है टेलिंग ऑफ मरकरी। व्हाट इज टेलिंग ऑफ मरकरी? तो मरकरी का मिनिस्कस कैसा होता है? कॉन्वेक्स। मरकरी का मिनिस्कस कॉन्वेक्स होता है। अगर मरकरी के थ्रू ओजोन गैस पास कर दें, मरकरी के थ्रू ओजोन गैस पास कर दें, तो उसका मिनिस्कस डिसअपियर हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। इसी को कहते हैं टेलिंग ऑफ मरकरी। टेलिंग ऑफ मरकरी, बताओ क्या बन सकता है? Hg और O3 रिएक्ट करके क्या बना सकते हैं? Hg2O, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनेगा, मर्क्यूरस नहीं। अनुषा, मर्क्यूरस नहीं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। O3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है। तो इसका नाम है टेलिंग ऑफ मरकरी, टेलिंग ऑफ मरकरी। अब अंदाजा लगाइए कि मरकरी ऑक्सीडाइज हो गया, मरकरी, ध्यान देना। तो क्या कॉपर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता? क्या सिल्वर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता? क्या गोल्ड ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता? आंसर है यस। ओजोन से कॉपर भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सिल्वर भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और गोल्ड भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर मरकरी जैसा लेस रिएक्टिव एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है। आपको मालूम है कि मरकरी एयर में स्टेबल होता है, O2 से रिएक्ट नहीं करता। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड तो ये नेटिव मेटल्स हैं, या रिएक्ट ही नहीं करते एयर से, बट O3 से रिएक्ट कर रहे हैं, O3 से रिएक्ट कर रहे हैं। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आई थिंक आप कर सकते हो कि Ag की रिएक्शन O3 से कराएं तो क्या बनेगा। बिल्कुल ठीक है, Ag2O+O2। ये ध्यान देना है आपको कि जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं वो भी O3 से ऑक्सीडाइज हो रही हैं, लेस रिएक्टिव मेटल। और एक इसका टेस्ट है, प्रैक्टिकल है O3 का, अक्सर ये आता है टेस्ट फॉर O3। O3 का टेस्ट करना हो तो इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नाम का बेस डाल दो। हमें मालूम नहीं कि जो गिवन कंपाउंड है वो O3 है, तो या O3 गैस को KOH के थ्रू पास कर दो, O3 गैस को KOH के थ्रू पास करो, तो KO3 नाम का ऑरेंज कलर का आयनिक सॉलिड मिलेगा, आयनिक सॉलिड मिलेगा आपको। KO3 को एक्सप्लेन करना हो तो आपको MOT चाहिए, MOT के बगैर ये एक्सप्लेन नहीं हो सकता।
KO3 बनता है, इसका नाम है पोटेशियम ओजोनाइड। ये आइड आएगा ओजोन के एंड में, तो ये हो जाएगा ओजोनाइड। जैसे ऑक्सीजन के एंड में आइड आता है तो ऑक्साइड हो जाता है, ये है ओजोन के एंड में आइड तो ओजोनाइड। तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम ओजोनाइड। ये है टेस्ट फॉर O3 गैस। क्या लिखा हमने? मर्क्यूरिक। अच्छा, ये मर्क्यूरस हो गया, ये मर्क्यूरस हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनेगा, और ये Hg रहेगा, Hg2O ने। ठीक है सावन, आपने ठीक पॉइंट आउट किया। मैंने नाम तो मर्क्यूरिक ही बोला, आई थिंक बोला तो मैंने मर्क्यूरिक ही था। अच्छा अच्छा ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन नंबर अब आएगी। ठीक है, करेक्शन कर लो इसमें, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ओके नेक्स्ट देखो, मैं इसकी बात कर रहा था, ये ओजोन गैस का टेस्ट है, बेस के थ्रू पास कर दो आपको तो मिल जाएगा ऑरेंज कलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, जिसका नाम है पोटेशियम ओजोनाइड। पोटेशियम ओजोनाइड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बताओ O3 परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट है या टेम्परेरी? ओजोन किस तरह का ब्लीचिंग एजेंट होगा, परमानेंट और टेम्परेरी? परमानेंट। जितने भी नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं, जितने भी नेसेंट ऑक्सीजन देंगे वो सारे सब्सटेंस परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट होते हैं। जितने भी नेसेंट ऑक्सीजन देंगे वो परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट होते हैं। कलर्ड सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके कलरलेस कर देते हैं। इस एक्शन को कहते हैं ब्लीचिंग एक्शन। ठीक है, तो ये है, एक तो ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में यूज होता है O3, बाकी ऑर्गेनिक में पढ़ाएंगे। O3 किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड की लोकेशन के लिए यूज होता है, ओजोनोलिसिस रिएक्शन कहते हैं। ओजोनोलिसिस रिएक्शन कहते हैं, तो डबल बॉन्ड की लोकेशन के लिए O3 का यूज करते हैं। ये ऑर्गेनिक में आप एल्कीन में वैसे लिख चुके हैं, बट अभी ऑर्गेनिक में और भी आगे रिएक्शंस आएंगे। इसके अलावा ये जर्मीसाइड भी होता है, डिसइंफेक्टेंट भी होता है। तो एनसीईआरटी में जो इसके यूजेस लिखे हैं वो पढ़ लेना, यूजेस तो आपको याद ही करने पड़ते हैं, एनसीईआरटी में जो लिखे हैं वो याद कर लेना। तो ये तो बात हुई अबाउट ऑक्सीजन, जिसमें हमने दो चीजें पढ़ी, O2 एंड O3। O2 एंड O3। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, सल्फर एंड इट्स कंपाउंड। सल्फर एंड इट्स कंपाउंड, आपको केवल ऑक्सीजन और सल्फर के बारे में पढ़ना है 16th ग्रुप में, तो सल्फर एंड इट्स कंपाउंड की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।